हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ, और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द एग्रीमेंट्स डिक्लेयर टू बी वॉइड। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माय ऐप, एडुसन ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और इसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हैं। तो बिजनेस लॉ का भी स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल है, और बिजनेस लॉ के काफ़ी सारा जो स्टडी मटेरियल है यहाँ पे फ्रीली भी जो है शेयर किया हुआ है। इवन जो प्रीवियस पेपर्स हैं वो भी शेयर किए हुए हैं, तो आप लोग उसको चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 2G जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो बताता है कि जो एग्रीमेंट जिसको हम लॉफुली इन्फोर्स नहीं कर सकते वो वॉइड होता है। इसका मतलब होता है कि वहाँ पे हमारे पास कोई लीगल रेमेडी नहीं होती। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफिकली कुछ एग्रीमेंट डिक्लेयर करता है कि भाई ये वॉइड है, जिसका लीगली इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता। देखो, अनलॉफुल एग्रीमेंट होता है जहाँ पे उनका जो ऑब्जेक्टिव है या कंस्ट्रेशन है वो अनलॉफुल होता है और ये लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड होते हैं। और जो वाइड एग्रीमेंट है वो लॉफुल भी हो सकते हैं और अनलॉफुल भी हो सकते हैं। दोनों ही, चाहे वो अनलॉफुल एग्रीमेंट है चाहे वो वॉइड एग्रीमेंट है, वो अनइन्फोर्सेबल होती हैं। अगर कोई एग्रीमेंट जो है इलीगल है तो उसकी जो सब्सिडरी ट्रांजैक्शन होती है वो भी इलीगल होती है। जैसे दो पार्टीज़ हैं, वो कुछ चीज़ें स्मगल करना चाहती हैं जो कि इलीगल एग्रीमेंट है। अगर वो स्मगलिंग पर्पज़ के लिए कोई लोन वगैरह लेते हैं तो वो भी इलीगल कहलाता है। तो दीज आर दी लिस्ट ऑफ द एग्रीमेंट विच आर डिक्लेयर टू बी वॉइड, जिसको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करेंगे। द एग्रीमेंट विच इज़ मेड बाय द इनकॉम्पिटेंट पार्टी, सेक्शन 11 हमें बताता है कि जब हम एग्रीमेंट करते हैं तो पार्टीज़ जो हैं दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉम्पिटेंट कौन सी पार्टीज़ होती हैं? जो कि एज ऑफ जिनकी जो है उस लॉ के मुताबिक, जैसे इंडिया के अंदर रहते हैं तो हमारी जो मेजर होने की एज है वो है 18 ईयर्स, और उसी तरह वो पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। और अगर हम कोई एग्रीमेंट जो है माइनर के साथ करते हैं या अनसाउंड माइंड के साथ करते हैं, या पर्सन जो डिस्क्वालीफाइड होता है वो जो होते हैं इनकॉम्पिटेंट होते हैं, और उनके साथ जो एग्रीमेंट होता है हमारा वॉइड होता है, जिसके अंदर हमारे पास कोई लीगल रेमेडी नहीं होती। एग्रीमेंट विच इज़ मेड अंडर ए म्यूचुअल मिस्टेक, सेक्शन 20। तो सेक्शन 20 प्रोवाइड्स वेयर बोथ द पार्टीज टू एग्रीमेंट अंडर ए मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट असेंशियल टू द एग्रीमेंट इज़ वॉइड। देखो, जहाँ पे दोनों पार्टीज़ की बायलेटरल मिस्टेक है तो वहाँ पे वो एग्रीमेंट जो होता है वॉइड है। जैसे ए जो है बी से कहता है कि मैंने तेरा हॉर्स खरीदना है फॉर ₹20,000, और बी कहता है कि ठीक है कि तू मेरा हॉर्स खरीद ले 20,000। बट उस वक्त क्या होता है कि हॉर्स जो होता है अस्तबल में होता है और वहाँ पे वो जो है डेड होता है। अब दोनों पार्टीज़ को इस बारे में कोई पता नहीं है, बट हॉर्स जो है उसी के बारे में एग्रीमेंट हो रहा है, वो सब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता और दोनों पार्टीज़ को लगता है कि वो एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट है वॉइड है। तो सेक्शन 20 प्रोवाइड्स वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर एज ए मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट असेंशियल टू द एग्रीमेंट इज वॉइड। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन करते हुए गलती है, और ये जो गलती है बायलेटरल दोनों पार्टीज़ को है, और ये जो गलती है लॉ के साथ रिलेटेड नहीं है, फैक्ट के साथ रिलेटेड है, क्योंकि लॉ की गलती जो है उसको एक्सक्यूज नहीं माना जाता। और ये जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है विच इज़ एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, तो यहाँ पे जब बायलेटरल मिस्टेक के अंदर एग्रीमेंट किए जाते हैं तो वो भी वॉइड होते हैं। एग्रीमेंट द कंसिडरेशन द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज़ अनलॉफुल, सेक्शन 23। देखो, यहाँ पे अगर कंसिडरेशन कि जो एग्रीमेंट हम कर रहे हैं उसका जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है या ऑब्जेक्टिव जो है वो अनलॉफुल है, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट फॉर ए प्रॉमिस इज फॉरबिडन बाय द लॉ। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जैसे 4 फ्रेंड्स हैं वो मिलके करते हैं कि हमने बैंक को लूटना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही अनलॉफुल है। उसके बाद जो वहाँ से लूटते हैं तो वो कंसिडरेशन जो है वो भी अनलॉफुल है। तो इस तरह से जो एग्रीमेंट जहाँ पे कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो होते हैं अनलॉफुल होता है, ये भी वॉइड होते हैं, क्योंकि
यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं, अगर उनको एग्जीक्यूट करना दिया जाए तो वो प्रोविज़न ऑफ लॉ को डिफीट करते हैं, या फ्रॉड को प्रमोट करते हैं, या इमोरल होते हैं, या पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड होते हैं। तो वहाँ पे वो एग्रीमेंट जो होते हैं वो भी वॉइड होते हैं। देखो, जहाँ पे जैसे कोई एग्रीमेंट है, उसका कुछ हिस्सा अनलॉफुल है, कुछ हिस्सा लॉफुल है, अगर उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते तो वो पूरा का पूरा एग्रीमेंट जो है वॉइड होता है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, जिसको सेक्शन 25 जो है, देखो यहाँ पे है कि जो एग्रीमेंट है उसके अंदर कुछ ना कुछ बदले में हमें ज़रूर मिलना चाहिए। अगर वो कंसिडरेशन के द्वारा सपोर्टेड नहीं है तो वो एग्रीमेंट वॉइड होता है। इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय वैलिड कंसिडरेशन। लॉ यहाँ पे ये नहीं देखता कि जैसे मैंने 10 लाख की चीज़ किसी को 5 लाख में सेल कर दी है, तो वहाँ पे होता है कि कंसिडरेशन का मतलब होता है कि बदले में हमें क्या मिल रहा है। बट अगर एग्रीमेंट विच इज़ मेड विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड, बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे एग्रीमेंट जो है जो 25 के अंदर एक्सेप्शन दी गई हैं, जिसके ऊपर मैंने फुल फ्लेज वीडियो भी डाला हुआ है, तो आप लोग वो वीडियो चेक कर सकते हो। नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट अलॉन्ग विद एक्सेप्शंस। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, जिसको सेक्शन 26 डील करता है। देखो यहाँ पे क्या है कि हर एक व्यक्ति के पास फ्रीडम होती है, वो जिससे मर्जी चाहे शादी कर सकता है। आप इसकी लिबर्टी के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। तो नॉट बाउंड बाय लॉ, बट एनी एग्रीमेंट जो किसी पर्सन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि आप इससे शादी नहीं कर सकते, तो यह पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, इलीगल है। एवरी एग्रीमेंट जो किसी की शादी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालता है माइनर को छोड़ के, तो वो वॉइड होते हैं। जैसे इसी के केस में, लॉई वर्सेस पेयर के केस में होता है कि ए कहता है कि मैं मिस भी तेरे से ही शादी करूंगा, किसी और से शादी नहीं करूंगा, और अगर मैं तेरे से शादी ना कर पाया तो तुझे 2000 पाउंड जो है दूंगा। ए क्या करता है, बाद में किसी और से शादी कर लेता है, तो बी जो है ए के ऊपर मुकदमा ठोक देती है कि भाई मुझे 2000 पाउंड दो, तुमने मेरे साथ शादी नहीं की। तो कोर्ट कहती है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था डैट वाज इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, तो यहाँ पे बी जो है 2000 पाउंड रिकवर नहीं कर सकती, ये एग्रीमेंट वॉइड है। और उसी तरह एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड सेक्शन 27 डील करता है। उसी तरह अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो किसी के ऊपर, रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, एग्रीमेंट सीकिंग टू रिस्ट्रेन ए पर्सन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग ए लॉफुल प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज वॉइड टू दैट एक्सटेंट सेक्शन 27। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ 27 के अंदर एक्सेप्शंस हैं, उनको छोड़ के कोई एग्रीमेंट ऐसा है जो किसी के ऊपर रुकावट डाल रहा है, रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है, भाई तू ये प्रोफेशन या बिजनेस या ट्रेड नहीं कर सकता। तो पब्लिक पॉलिसी कहती है कि हर एक बंदे के पास ये फ्रीडम है कि वो कोई भी काम कर सकता है, तो वहाँ पे किसी की भी लिबर्टी को आप लिबर्टी को भी छीन नहीं सकते कि किसी के पास ये लेबर या स्किल या टैलेंट है कि तू ये काम नहीं करेगा। All agreement in restraint of trade, whether general or partial, qualified or unqualified, are void subject to the exception which are mentioned in 27 section 27। जैसे कोई एग्रीमेंट कि तूने भाई साल के अंदर 3 महीने अपनी मिल बंद रखनी है, तो ये भी वॉइड है। और उसी तरह क्या है कि एग्रीमेंट के अंदर एक पार्टी को कहा जाता है कि तूने आइस जो है सिर्फ 14 दिन ही सेल करनी है और रेस्ट ऑफ द मंथ सेल नहीं करनी, तो ये भी रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड है जो कि वॉइड है। और इसी तरह अर्ली लॉ ने कहा था कि जो एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्शन डालते हैं वो जो होते हैं वॉइड है, बट अगर उसके अंदर कोई पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है या लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है या लिमिटेड एरिया के लिए है या लिमिटेड स्पेस के लिए है, वो वैलिड इन्फोर्सेबल है सर्टन सर्कमस्टांसिस के अंदर। ये जो रिस्ट्रेन रीजनेबल है और पार्टीज़ के इंटरेस्ट में है और पब्लिक के इंटरेस्ट में है, तो ये वैलिड मानी जाती है। ऑन 30th यहाँ पे हम एक केस करते हैं गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस कोका कोला कंपनी। ऑन 30th अप्रैल 94 कोका कोला ने एक गुजरात बॉटलिंग कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया, जहाँ पे कोका कोला ने गुजरात बॉटलिंग कंपनी को जो था नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया कि वो गोल्ड, स्पोर्ट, लिम्का, थम्स अप, माजा जो है जो भी कोका कोला कंसनट्रेट सप्लाई करेगी उससे वो जो बेवरेजेस बनाएगी तो वहाँ पे यूज़ करेगी। तो ये एग्रीमेंट के अंदर ये एक कंडीशन थी कि जो फ्रेंचाइजी है कि जो गुजरात बॉटलिंग कंपनी है वो कंपीटिंग गुड्स के साथ डील नहीं करेगी, और उस जो कंपनी थी उसने कंपीटिंग गुड्स के साथ डील करना शुरू कर दिया। तो कोका कोला जो था वो कोर्ट के अंदर चला गया, तो वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये जो कंडीशन है ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड नहीं है, ये वैलिड है।
उसी तरह एक केस और है, ऑक्स कंपनी एंड जैक्सन, डी एग्रीड विद पी नॉट टू कैरी ऑन द सेम बिजनेस ऑफ ड्रेस मेकर ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ हिज सर्विस एनीवेयर विद इन 800 माइल्स ऑफ मद्रास। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन थी ये वॉइड थी। तो उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 27। स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन है जो कि लॉ द्वारा कहा जाता है कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, और जो जुडिशियल लॉज हैं उनके बेसिस पे कॉमन लॉ एक्सेप्शंस हैं। तो पहले हम करेंगे स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन। सेक्शन 27 के अंदर जब गुडविल का सेल किया जाता है तो सेलर वहाँ पे एग्री कर सकता है कि वो ऐसा बिजनेस जो है, सिमिलर बिजनेस जो है स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स के अंदर कैरी ऑन नहीं करेगा जितनी देर तक बार जो है अपना बिजनेस कैरी ऑन करता है, और अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो जस्टिफाइड है। तो जब गुडविल सेल की जाती है तो उसके अंदर ये कंडीशन है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है सेम बिजनेस के ऊपर होनी चाहिए, और ये स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होती है, और रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होती है। जैसे यहाँ पे गोल्ड सोल वर्सेस गोल्डमैन का केस है। एक्स इमिटेशन जो कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करता है, वो अपना वाई को जो है बिजनेस सेल करता है, और उससे प्रॉमिस वाई जो है उससे प्रॉमिस लेता है कि एक्स जो है लिमिटेशन ज्वेलरी के अंदर सेल नहीं करेगा। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो एक्स है वो अपना क्या करता है कि इमिटेशन ज्वेलरी और रियल ज्वेलरी का बिजनेस भी खोल लेता है, तो वाई कोर्ट के अंदर चला जाता है। तो वहाँ पे जो है कि कोर्ट कहते हैं कि भाई जो रिस्ट्रिक्शन जो है इमिटेशन ज्वेलरी के बारे में है वो वैलिड है, रियल ज्वेलरी का वो बिजनेस कर सकता है, इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस वो नहीं कर सकता। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल टू बी द गुडविल ऑफ ए बिजनेस, और ए बाद में क्या करता है कि बी की शॉप, पहले ए ने बी को अपना बिजनेस सेल कर दिया, फिर ए क्या करता है कि बी की शॉप के साथ ही अपना सिमिलर बिजनेस खोल लेता है, और उसके कस्टमर जो है उनको मतलब बुलाना शुरू कर देता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट है, तो बी जो है ये रिस्ट्रिक्शन वैलिड है। बी जो है कोर्ट से इंजेक्शन ला सकता है और उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि तू मेरे कस्टमर नहीं छीन सकता, तू मेरे जो है साथ में शॉप नहीं खोल सकता। और उसी तरह स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन के अंदर पार्टनरशिप एक्ट 1932, जैसे पार्टनर्स कंपीटिंग बिजनेस, तो पार्टनर ऑफ ए फर्म मे बी रिस्ट्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन ए सिमिलर बिजनेस सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स ए पार्टनर। तो 11 सबसेक्शन 2 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। तो देखो जब पार्टनरशिप फर्म होती है तो वो पार्टनर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि जब तक वो पार्टनर है वो वैसा सिमिलर बिजनेस नहीं खोल सकता। उसी तरह जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या छोड़ के जाता है तो पार्टनर में एग्री विद हिज पार्टनर डैट ऑन सीजिंग, कि जब वो पार्टनर नहीं रहेगा तो वो स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर सिमिलर बिजनेस नहीं कैरी करेगा या स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स के अंदर बिजनेस नहीं करेगा। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो वैलिड है, और ये रिस्ट्रिक्शन वैलिड है अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। तो यहाँ पे हम केस देखते हैं, हुक्मचंद वर्सेस जयपुर आइस एंड ऑयल मिल्स। एग्रीमेंट बिटवीन द आउटगोइंग पार्टनर नॉट टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस ऑन द लैंड ऑन बाय हिम एडजॉइनिंग द फैक्ट्री ऑफ पार्टनरशिप फर्म was regarded as a reasonable and therefore binding। कि जैसे मान लो कि एक पार्टनरशिप फर्म है तो उसके साथ वाली ज़मीन पे क्या होता है कि जो रिटायर्ड पार्टनर है कि वो वहाँ पे बिजनेस नहीं करेगा, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो वैलिड है, रीजनेबल है। पार्टनर सिमिलर बिजनेस ऑन डिसोल्यूशन, देखो जब फर्म की डिसोल्यूशन होती है तो पार्टनर जो होते हैं कि डिसोल्यूशन हो सकती है तो वहाँ पे वो एग्री कर सकते हैं कि ऑल या उनमें से कुछ जो है सिमिलर बिजनेस जो है स्पेसिफाइड पीरियड या स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स के अंदर कैरी ऑन नहीं करेंगे। और उसी तरह एग्रीमेंट जो है इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ए पार्टनर जब गुडविल सेल होती है तो बायर के साथ एग्रीमेंट कर सकता है कि ये जो पार्टनर है सिमिलर बिजनेस जो है फर्म का स्पेसिफाइड पीरियड और स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स के अंदर नहीं करेगा, और ये वैलिड होता है अगर ये लगता है कि रिस्ट्रिक्शन जो है रीजनेबल है। और उसी तरह एक्सेप्शन अंडर द कॉमन लॉ, जैसे सर्विस एग्रीमेंट, जब हम किसी के पास जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट कर सकता है कि जब तक वो जॉब कर रहा है वो किसी और का काम नहीं करेगा, नॉट टू इंगेज इन अदर वर्क ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और नॉट टू इंगेज सिमिलर वर्क आफ्टर टर्मिनेशन। तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन जो है वैलिड है कि जैसे मान लो कि कोई सीए है, वो एबीसी लिमिटेड के साथ काम कर रहा है, वहाँ पे फुल टाइम है, तो वहाँ पे उस पर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है कि जब तक वो इस जॉब में है तो वो
मतलब किसी और फैक्ट्री के अंदर काम नहीं करेगा। और उसी तरह जब जॉब ख़त्म हो जाती है तो ये उस सिचुएशन में वैलिड होती है जब एम्प्लॉयर के ट्रेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। इवन जो आउटगोइंग है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है ताकि वो ट्रेड सीक्रेट जो है वो यूज़, क्योंकि जो उसने वहाँ पे काम करते हुए कोई ट्रेड सीक्रेट उसके पास है तो वो प्रीवियस एम्प्लॉयर के अगेंस्ट यूज़ ना करे। तो यहाँ पे हम देखते हैं चार्ल्स वर्सेस मैकडोनल्ड के केस के अंदर ए जो है बी डॉक्टर होता है जो कि जंजीबार के अंदर प्रैक्टिस उसकी होती है, वो ए को जॉब पे रखता है और उसके साथ एग्रीमेंट करता है 3 साल के लिए। ए उसका असिस्टेंट बन जाता है। तो उसके एग्रीमेंट के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि जब वो 3 साल के लिए जॉब करेगा तो वो जंजीबार के अंदर अपनी प्रैक्टिस नहीं खोल सकता। जब 1 साल ख़त्म होता है तो ए जो है बी का जो है बेसिकली बी का असिस्टेंट मतलब जॉब छोड़ देता है और अपनी प्रैक्टिस खोल लेता है। तो वहाँ पे क्या करता है कि जो बी है वो कोर्ट के अंदर चला रहता है। तो कोर्ट कहती है कि भाई तू 3 साल तक तो जो है अपनी प्रैक्टिस नहीं खोल सकता। तो यहाँ पे एग्रीमेंट ये वैलिड है और बी जो है उसको इंजेक्शन मिल सकता है और वो ए को रोक सकता है। उसी तरह देश पांडे वर्सेस अरविंद मिल्स लिमिटेड केस में क्या हुआ था कि डिफेंडेंट वहाँ पे वीविंग मास्टर था और उसके साथ भी एग्रीमेंट हुआ था कि वो 3 साल तक उस कैपेसिटी के अंदर किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो है जॉब नहीं करेगा। तो वहाँ पे भी जो पार्टी थी उसको रिस्ट्रिक्शन मिल गया था कि ये रिस्ट्रिक्शन जो है वैलिड है, उसको स्टॉप कर सकते हैं। उसी तरह एक और केस है मक्खन लाल नड्डा वर्सेस त्रिदीप घोष। स्टेज एक्टर होती है जो एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि जब तक वो उस कंपनी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है तब तक वो दूसरे प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की मूवी के अंदर काम नहीं करेगी। तो वहाँ पे अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के अंदर किसी और कंपनी के साथ काम करती है तो उसको वहाँ से रिस्ट्रेन किया जा सकता है। उस कंपनी को रिस्ट्रिक्शन मतलब इंजेक्शन मिल सकती है कि वो स्टेज एक्टर को रोके कि वो दूसरी कंपनी के पास काम नहीं कर सकती। तो ये रिस्ट्रिक्शन भी वैलिड है। उसी तरह हम देखते हैं कि रिस्ट्रेन ऑन ए एम्प्लॉय नॉट टू इंगेज इन सिमिलर बिजनेस, नॉट टू एक्सेप्ट सिमिलर इंगेजमेंट आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस इज वॉइड। कि जब हम कहें कि तू जब तेरी जॉब खत्म हो जाएगी तो वैसा बिजनेस या वैसी मतलब वैसी जॉब नहीं ले सकता, तो वो रिस्ट्रिक्शन जो है वॉइड है। ए रिस्ट्रिक्शन बिहाइंड द टर्म ऑफ सर्विस इज प्राइमा फेसी इज वॉइड। कि मान लो कि जब वो जॉब करे उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं बट टर्मिनेशन के बाद जो रिस्ट्रिक्शन है वो वॉइड होती है। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर रिस्ट्रिक्शन जो है इस वजह से लगाई गई है ताकि एम्प्लॉयर की गुडविल और ट्रेड सीक्रेट को प्रोटेक्ट किया जाए तो वो वॉइड है। जैसे मैरिन वाइट लिमिटेड वर्सेस फ्रांसिस के केस में होता है कि लेडीज़ हेयर ड्रेसर है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई कि वो कॉम्पिटिटिव प्लेस पे 12 महीने जो है सिमिलर बिजनेस नहीं कैरी ऑन कर सकती। और उसी तरह क्या है कि ये जो है रीजनेबल मानी गई थी। और उसी तरह जब रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि वो ट्रेड सीक्रेट जो एम्प्लॉयर जो है कि जो उसकी जॉब के दौरान उसे ट्रेड सीक्रेट सीखे हैं वो कहीं और ना यूज़ कर पाए। जैसे यहाँ पे निरंजन शंकर गौली कारी वर्सेस सेंचुरी एसपीजी कंपनी में होता है। कंपनी जो है स्पेशल जान जो है मैन्युफैक्चर करती है, वो कोलैबोरेट करती है। तो वहाँ पे जो कोलैबोरेटिंग पार्टी होती है वो उसके साथ मतलब एग्रीमेंट करती है कि वो उसकी सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की सीक्रेसी रखेगा और अपने एम्प्लॉय से भी ये सीक्रेसी अरेंजमेंट जो है मेंटेन करेगा कि उसके एम्प्लॉय भी जो है सीक्रेट किसी को नहीं डाइवल्ज करेंगे। तो एक एम्प्लॉय जो है 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है कि वो कहीं पे भी जो है जॉब नहीं ले सकता अगर वो अपनी जॉब छोड़ देता है। तो क्योंकि 5 सालों की होता है कि 5 साल के लिए अपॉइंट किया था, अगर वो 1 साल के बाद छोड़ देता है तो वो अगले जो 4 ईयर है वो किसी के पास सिमिलर एंगेजमेंट नहीं ले सकता क्योंकि ट्रेड सीक्रेट दूसरे के पास जाने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट था डैट वाज रीजनेबल। ट्रेड कॉम्बिनेशन विच हैव बीन फॉर्म टू रेगुलेट द बिजनेस, या कई बार क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं आपस में वो कार्टेल या कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो बिज़नेस को रेगुलेट करते हैं, प्राइसेस फिक्स करते हैं कि इस प्राइस से हमने नीचे नहीं सेल करना, तो वो वैलिड होते हैं। जैसे ये जो एग्रीमेंट है कि हम इतने बजे बिज़नेस खोलेंगे या इतने बजे क्लोज करेंगे, या लाइसेंसिंग ऑफ ट्रेडर के बारे में कोई रेगुलेशन बनाते हैं, या सुपरवाइजन एंड कंट्रोल ऑफ डीलर के बारे में रेगुलेशन बनाते हैं, तो वो वैलिड होते हैं इवन इफ़ दे आर इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। बट जो
कॉम्बिनेशन मोनोपोली को क्रिएट करता है। जब दो एग्रीमेंट करते हैं कि हमने कंपटीशन को अवॉइड करना है तो वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं, तो वो वॉइड होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं फ्रेजर कंपनी वर्सेस बॉम्बे आइस कंपनी। एन एग्रीमेंट इन द नेचर ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन बिटवीन ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर कि हमने नीचे इस प्राइस से नीचे सेल नहीं करना, या जो प्रॉफिट है उसको पूल करना है, जो आउटपुट है उसको हमने एग्रीड प्रोपोर्शन के अंदर डिवाइड कर लेना है। तो ये रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड नहीं था, ये एग्रीमेंट परफेक्टली वैलिड था। और एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, देखो जो एग्रीमेंट किया जाता है कि लीगल प्रोसीडिंग के अंदर रुकावट डालना। एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग इन्फोर्समेंट ऑफ राइट एंड एग्रीमेंट लिमिटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन आर वॉइड, कि जैसे एग्रीमेंट जो है वो किसी के राइट जो है कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो तू कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता, तो मेरे पे स्यू नहीं कर सकता, तो ये एग्रीमेंट जो है वॉइड होते हैं। एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग इन्फोर्समेंट ऑफ राइट, पार्टीज रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज लीगल राइट अंडर ऑन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड टू द एक्सटेंड। रिस्ट्रिक्शन जो है वो पार्शियल नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि तू कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता, तो वो वॉइड होते हैं। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यही टर्म थी कि नो एक्शन शुड बी ब्रॉट अपॉन इन केस ऑफ ब्रीच, तो ये क्लॉज जो है वॉइड है। तो इसके अंदर दो एक्सेप्शन है कि जब दो पार्टीज एग्री करती हैं तो वहाँ पे कोई डिस्प्यूट अगर फ्यूचर के अंदर अराइज होता है तो वो आर्बिट्रेटर को दिया जा सकता है। या एग्रीमेंट रिटर्न दो या दो से ज़्यादा लोगों में होता है कि जिसके ऊपर ऑलरेडी कोई डिस्प्यूट है तो वो आर्बिट्रेटर को रेफर किया जाएगा, जो कि इलीगल नहीं है। और उसी तरह एक क्लॉज इन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट एनी डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन द पार्टी शैल बी सब्जेक्टेड टू जुरिस्डिक्शन ऑफ ए कोर्ट ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस इज़ वैलिड। कि देखो यहाँ पे है कि जैसे मान लो एक पार्टी जलंधर की है, एक पार्टी जो है चंडीगढ़ की है, तो रिस्ट्रिक्शन है कि जो जलंधर है उसी के कोर्ट के अंदर ही जो है मुकदमा फाइल किया जाएगा, तो ये जो है वैलिड होती है। एग्रीमेंट लिमिटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, लिमिटेशन के अंदर क्या होता है कि जब डेट ड्यू हो चुका होता है तो उसके विद इन 3 ईयर्स ही हम एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ईयर्स के अंदर आपने एक्शन लेना होता है। कोई एग्रीमेंट जो है कि वो कहता है कि अगर कोई पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है, जैसे लोन लिया है, तो आप 1 साल के अंदर ही एक्शन ले सकते हो, उसके बाद नहीं। तो ये जो एग्रीमेंट है जो कि लिमिटिंग पीरियड का जो लिमिट पीरियड है उसको शॉर्टन करता है, तो वो वॉइड होता है। एन एग्रीमेंट विच लिमिट द टाइम विद इन विच एन एक्शन मे बी ब्रॉड सो एज टू मेक इट शॉर्टर दैन द प्रिस्क्राइब बाय लॉ, इट्स वॉइड। अनसर्टन एग्रीमेंट जिसको सेक्शन 29 डील करता है, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन इज़ वॉइड। कि जैसे एक व्यक्ति है वो कारों में डील करता है, तो वो कहता है कि मैंने अपनी कार सेल करनी है, भाई कौन सी कार सेल करनी है, तो ये जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है। अगर पार्टी ऐसे शब्द यूज़ करती है जो कि वेग होते हैं और जिनका लॉ के अंदर कोई मीनिंग नहीं निकलता, जैसे एक बंदा बहुत सारे ऑयल में डील करता है, वो कहता है कि मैं तुझे 100 टन ऑफ ऑयल सप्लाई करूँगा, तो वो वॉइड है। बट अगर वो एक ही, जैसे मान लो कोकोनट ऑयल के अंदर डील करता है, तो कहता है कि मैं 100 टन ऑफ ऑयल आपको सप्लाई करूंगा, तो वो वैलिड होता है। जहाँ पे अनसर्टेनिटी सब्जेक्ट मैटर के बारे में होती है, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या उसकी एग्जिस्टेंस, क्वालिटी, प्राइस या टाइटल के बारे में होती है, तो वो वॉइड होती है। और उसी तरह एग्रीमेंट अगर इम्पॉसिबल काम, जो कि सेक्शन 56 डील करता है कि जैसे कोई डेड बॉडी है मैं उसमें जान डाल दूंगा या पैरेलल लाइंस को मिला दूंगा, जो इम्पॉसिबल एक्ट होता है वो वॉइड होता है। और उसी तरह एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट जिसको सेक्शन 36 डील करता है। कंटीजेंसी का मतलब होता है विच मे अकर, विच मे नॉट अकर। कंटीजेंट एग्रीमेंट टू डू समथिंग, नॉट टू डू एनीथिंग। अगर इम्पॉसिबल इवेंट जो है हैपन होता है तो वॉइड है। ये अलग बात है कि जो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट जो है पता है या पार्टीज को नहीं पता। वेजरिंग एग्रीमेंट होते हैं जो कि शर्त लगाई जाती है, जिसको सेक्शन 30 कि आज मैं तुझे 1000 दूंगा अगर बरसात आज नहीं होती, और दूसरी पार्टी कहती है कि बरसात होएगी, अगर बरसात हो जाती है तो तू मुझे 100 रुपीज़ देना। तो यहाँ पे मनी और मनी की वर्थ जो होती है जो है पेबल होती है ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर इवेंट इज कॉल्ड ए वेजरिंग एग्रीमेंट। An agreement between 2 persons under money or money's worth is payable by 1 person to another on the happening or non-happening of a future event is called a wagering agreement। तो wagering agreement के ऊपर भी मेरा ऑलरेडी लेक्चर डाला हुआ है, तो आप लोग उसको देख सकते हो। X जो है प्रॉमिस करता है Y को कि मैं तुझे 1000 दूंगा अगर ये पर्टिकुलर डे पे रेन होती है। Y कहता है कि अगर नहीं रेन हुई तो तू X प्रॉमिस टू पे ₹1000 टू Y इफ इट इज़ रेन ऑन ए पर्टिकुलर डे, और Y कहता है कि अगर नहीं हुई तो मैं तुझे 1000
1000 दूंगा। तो यहाँ पे जो वेजरिंग एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइड होते हैं। और यहाँ पे अगर जो है आप जैसे मान लो बरसात हो जाती है और वहाँ पे वो पार्टी फोर्स नहीं कर सकता कि तुम मुझे 1000 दे, कोई मुकदमा नहीं फाइल कर सकता। और ये वेजरिंग एग्रीमेंट जो होते हैं इलीगल नहीं होते, तो जो कोई सब्सिडी ट्रांजैक्शन की जाती है तो वो वैलिड होती है।